सब्जियां तोड़ने में फिर उनको टोकरी में एहतियात से रखने में उसको 2 घंटे गुजर गए। शुक्र है कुछ दिन का काम तो सिमट गया। उसने सोचा, चलो बच्चों घर चलें। उसने खेत में भागती अपनी बच्चियों को आवाज लगाई, बस अम्मी थोड़ी देर और। उनका अभी थोड़ी देर और खेलने का इरादा था। उसने बेचारगी से टोकरी जमीन पर रख दी। थकन से उसका बुरा हाल था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। चंद कदम के फासले पर किसी ने दरख्त के साथ चारपाई खड़ी करके लगा रखी थी। उसने आहिस्ता से चारपाई बिछाई और सोचा, चलो इस पर लेट कर जरा कमर सीधी कर लूं। चारपाई पर दराज होकर उसने अपनी ऊपर चादर अच्छी तरह ओढ़ ली। गांव की इकलौती मस्जिद से मगरिब की आजान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो घबरा कर उठ बैठी। उफ, इतनी देर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हर तरफ अंधेरा फैलने लगा था। इस्मा और सीमा, चलो बेटा जल्दी चलें। उसने बच्चियों को आवाज लगाई। वो तीनों अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ बरामद हो गई। कितनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? अब जल्दी चलो, घर चलकर खाना भी तैयार करना है। बच्चियों ने अपनी सहेलियों को अलविदा किया। उसने अपनी टोकरी सर पर रखी और तीनों खेतों से गुजरती अपने घर लौट आई। वो तेजी से खाना बनाने में लग गई। सुबह सवेरे अमीरा के घर पहुंचा दूंगी, उसने प्रोग्राम बनाया। सब्जियां काश्त करना, कुछ अपने इस्तेमाल में रखना और कुछ को फरोख्त कर देना उसका छोटा सा कारोबार था। उसके और उसकी बेटियों के कुछ इखराजात पूरे हो जाते। वैसे तो उनके इखराजात न होने के बराबर थे। गांव की इंतहाई सादा, कनात पसंद और शुक्र पसंद जिंदगी। ये 2 कमरों और सहन पर मुश्तमिल छोटा सा घर उसका अपना था और घर से थोड़ा सा दूर नहर किनारे छोटा सा जमीन का हिस्सा भी उसकी मलकियत था, जिस पर उसने मुख्तलिफ सब्जियां काश्त कर छोड़ी थी। अपना थोड़ा बहुत खर्चा वो कपड़े सिलाई करके भी पूरा कर लेती। वैसे तो गांव में सिलवाने का रुझान इतना ज्यादा नहीं था। औरतें अपनी गिनती के साल के जोड़े खुद ही तैयार कर लेती, मगर चंद अमीर बड़े घर की खवातीन, जिनमें उसकी नंद अमीरा भी शामिल थी, अपने और अपने बच्चों के कपड़े उजरत देकर सिलवा लिया करती थी। इसी तरह जैसे तैसे औखे सौखे वेले उसका और उसकी बच्चियों का वक्त गुजर रहा था। वरना अफजल ने तो महीनों से खर्चा भेजना छोड़ रखा था। अफजल का ख्याल आते ही उसने कोने में धरी हुई फ्रेम में अफजल की तस्वीर पर नजर डाली। खूबसूरत कम उम्र अफजल, उसकी शादी की तस्वीर थी। 22 साल अफजल और 17 साल नाजनीन। खूबसूरत हसीन गोरी चिट्टी नाजनीन। खेतों में काम करके भी उसकी मक्खन जैसी रंगत ना बदली थी। लंबे काले बाल कमर तक चले आए थे। साबर खिदमत गुजार, मगर न जाने क्या बात हुई कि नाजनीन कभी अफजल के दिल में जगह ना बना सकी। वो अपने नाम के जैसा था, खुद को पता नहीं क्या समझता था। शायद अफजल पर अपने नाम का बहुत ज्यादा असर था, वरना उसके छोटे भाई अनवर और बहन अमीरा तो बहुत सीधे लोग थे। हालांकि अमीरा गांव के सबसे अमीर घरानों में ब्याही गई थी। उसके घर में टीवी फ्रिज तक मौजूद था। अपनी बड़ी भाभी नाजनीन को सर पर बिठाती उसकी बड़ी इज्जत करती थी। अमीरा गांव के सबसे अमीर घर में ब्याही गई थी। उसके घर में टीवी फ्रिज तक मौजूद था। अपनी बड़ी भाभी नाजनीन को सर पर बिठाती उसकी बड़ी इज्जत करती थी। उसका देवर अनवर अफजल की तरह इंटर पास था। वो भी गांव में नौकरी करता था। उसके बीवी बच्चे उसके साथ ही रहते थे और वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था, जैसे कि उनका हक था, जैसे हर बीवी बच्चों का होता है। आटा गूंदने और रोटी डालते नाजनीन न जाने क्या सोचे गई। अफजल उसके सगे ताया का बेटा था और उसकी पैदाइश की मंग थी, और 17 की होते ही उसकी शादी अफजल से कर दी गई। मगर शादी के 10 सालों में 3 बेटियां तो जरूर हो गईं, मगर अफजल उससे मोहब्बत न कर सका, बल्कि गुजरते वक्त के साथ उससे मजीद दूर होता चला गया। एक तो उसको शहर की लड़कियां पसंद थीं, पढ़ी लिखी, मॉडर्न, और फिर उसको बेटे का बहुत अरमान था। मगर सीधी सादी नाजो ना तो उसको बेटा दे सकी और ना कभी उसके दिल पर राज कर सकी। जब तक नाजो के ताया जिंदा थे वो उसका बाप की तरह ख्याल रखते। उन्होंने अफजल के एतवार चंद सालों में ही भांप लिए थे और तो कुछ उनके बस में ना था। उन्होंने गांव के चंद लोगों के सामने ये घर और नहर वाली जमीन नाजो के नाम करवा दी। ताया के गुजर जाने के बाद अफजल को जैसे खुली छुट्टी मिल गई।
وہ پہلے گاؤں کے قریب نوکری کرتا تھا اور ہر ہفتے گھر آتا جاتا تھا، پھر اس نے کئی دن آنا چھوڑ دیا۔ مہینوں خرچہ نہ دیتا، بچوں سے یا ان کی ضرورتوں سے اس کو بالکل کوئی سروکار نہ تھا۔ پھر اچانک اس نے گاؤں سے اتنی دور سندھ میں کسی شوگر مل میں نوکری کر لی۔ سندھ کا وہ شہر ان کے گاؤں سے اتنا دور تھا کہ ٹرین سے آنے جانے میں دن اور رات لگ جاتے۔ اب وہ مہینوں شکل نہ دکھاتا۔ کبھی خرچے کے نام پر نازو کے ہاتھ مختصر رقم تھماتا اور بس۔ تھک ہار کر نازو ہمت کر کے اٹھی، اس نے اپنی زمین پر سبزیاں کاشت کرنی شروع کر دی۔ اپنی نند امیرہ، اس کے بچوں اور چند عورتوں کے کپڑے سینے شروع کیے۔ اس کا گزارا ہونے لگا۔ چند اڑتی خبریں افضل کے متعلق آنا شروع ہوئیں کہ اس نے شہر میں دوسری شادی کر لی ہے۔ روٹی ڈال کے نازو نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اسما، سیما، اس نے بمشکل آواز دی۔ بچیاں بھاگی چلی آئیں اور ماں سے پوچھنے لگی، کیا ہوا امی؟ نازو کے کندھے اتنے بھاری ہو گئے جیسے اس پر منو بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ بچیاں اس کو تقریباً گھسیٹ کر کمرے میں لے گئیں اور بستر پر لٹا دیا۔ اپنی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ یہ آج مجھے کیا ہو گیا؟ اس نے سوچا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کو کون دیکھے گا؟ ان کا خیال کون رکھے گا؟ یہ خیال آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہ جانے کب اس کو نیند نے آ لیا۔ صبح اس کی بیٹی سیما اپنی پھپھو میرا کو بلا لائی۔ کیا ہوا بھابی، خیریت تو ہے؟ اس کی نند امیرہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ پتہ نہیں، نازو کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کل کھیت میں سبزیاں توڑنے میں دیر ہو گئی، واپس آئی تو جسم اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے پتہ نہیں کہ جسم ہلایا کیوں نہیں جا رہا۔ فکر نہ کرو بھابی، میں تمہیں ابھی حکیم سے دعا لا کر دیتی ہوں، اچھی ہو جاؤ گی، گھبراؤ نہیں۔ امیرہ نے اسے تسلی دی اور چلی گئی۔ پھر وہ حکیم سے دوا لائی، نازو کے کندھوں کی مالش بھی کی اور اس دن اس کے گھر کی ہانڈی روٹی بھی امیرہ نے ہی کی۔ آہستہ آہستہ 2-1 دن میں نازو کی طبیعت سنبھل گئی۔ پھر ایک دن خود کو بہت بہتر محسوس کر رہی تھی، اچھی طرح نہا دھو کر کپڑے بدلے، بالوں میں کنگھا کیا، صحن میں شام اتر آئی تھی۔ گرمیوں کے خوبصورت دن تھے، موسم بہت خوبصورت تھا۔ تینوں بچیاں سپارہ پڑھنے گئی ہوئی تھیں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کو بہت حیرت ہوئی کہ آج اتنی جلدی کون آ گیا، یا بیٹیاں اتنی جلدی واپس آ گئیں۔ اس نے دروازہ کھولا، مگر نہیں، یہ بیٹیاں تو نہیں بلکہ دروازے پر وہ کھڑا تھا، یعنی افضل۔ آپ، وہ حیران رہ گئی، اتنے مہینوں کے بعد اچانک اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ افضل نے مسکرا کر اتنے پیار سے اسے دیکھا کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ارے پوچھ کیا رہی ہیں، آئیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ اس نے راستہ دیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ اسے اور تو کوئی بات نہ سوجی، اس نے گھبرا کر پوچھا۔ شادی کے 10 سالوں میں کبھی اس نے افضل کے ساتھ اس طرح بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی افضل نے اس کو اس طرح کبھی پکارا تھا جیسے عام میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ کی بات کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک کی مصروفیات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ افضل اس سے بہت کم بات کرتا تھا، صرف ضرورت کے مطابق۔ اس کو تو اکثر سمجھ ہی نہ آتا کہ وہ اس سے کیا باتیں کرے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی سے گھبرانے لگتی۔ اس کا ہر وقت خراب موڈ اس کو ڈرانے لگتا۔ وہ بچیوں کو بھی نہیں پکارتا تھا، نہ ہی ان سے پیار سے بات کرتا، بلکہ اکثر ان کو جھڑک دیا کرتا۔ مگر آج وہ نہ جانے کیوں بہت خوش تھا، بات بات پر مسکرا رہا تھا، اس کو چھیڑ رہا تھا۔ یہ لال جوڑا کیوں پہن رکھا ہے؟ افضل نے بہت پیار سے پوچھا۔ تمہیں الہام تو نہیں ہوا کہ میں آنے والا ہوں؟ وہ حیرت سے اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی افضل تھا؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ وہ حیرت میں گم اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بچیاں گھر آئیں، کچھ حیران تھیں اور کچھ خوش۔ ابو جی، آپ تو سویرے والی ٹرین سے آتے ہو نا، آج شام میں کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ اصل میں آج میں بس سے آیا ہوں، نئی بس شروع ہوئی ہے، جلدی پہنچ گیا ہے۔ آپ کوئی سامان بھی نہیں لائے، آپ کے کپڑے وغیرہ؟ افضل نے کہا، میں آفس کے ضروری کام سے شہر میں آیا تھا تو تمہاری یاد آئی تو ملنے چلا آیا۔ اس رات افضل بہت دیر تک جاگتا رہا۔ شادی کے بالکل شروع کے دنوں کے علاوہ نازو کو یاد نہیں پڑتا کہ افضل نے کبھی اس سے اتنی دیر تک جاگ کر باتیں کی ہوں، وہ بھی پیار بھری باتیں، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔
खूबसूरत ख्वाब। दूसरे दिन वो देर तक पड़ी सोती रही। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पूरा सहन धूप से भर जाए और वो सोती रहे। शायद कल पूरी रात जागने का असर था। अम्मी, साइमा ने पुकारा। अब्बू जी कहाँ हैं अम्मी? वो हैरान रह गई। क्या घर में नहीं है? नहीं तो सुबह से नहीं है। क्या वो वापस चले गए? तो क्या अफजल वापस चला गया? उसको बताया भी नहीं। शायद उसको उठाना मुनासिब ना समझा हो। वो सोच कर रह गई। उस रात ने कई दिन जैसे नाजों को नशे में डुबोए रखा, मगर दिन पर दिन गुजरते गए। अफजल ने दोबारा कोई राब्ता न किया। फिर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे कह पर कह आने लगी और चक्कर पर चक्कर। वो बुरी तरह घबरा गई। क्या फिर से तुम? तीनों बच्चियां थोड़ी बहुत समझदार हो गई थीं, अपने काम खुद करने लगी थीं। ऐसे में एक फिर छोटे मेहमान की आमद वो सोच कर रह गई। और अब तो वो खेतों में काम करती थी, सिलाइयां करके थक जाती। अब कैसे वो इतनी मुशक्कत उठाएगी, और ऊपर से नन्हे मेहमान का बोझ। वो सोचकर हलकान रह गई। मगर एक प्यारा सा ख्याल उसके जहन से टकराया। हो सकता है इस बार बेटा हो जाए। अफजल को कितना अरमान है बेटे का, और उसके बुढ़ापे का सहारा भी बन जाए। ये सोचकर वो मुतमईन हो गई। वक्त क्या है, गुजर ही जाएगा। जहां 3 बच्चियां पैदा की हैं, वहां एक और सही। मगर गुजरते दिनों ने साबित किया कि ये इतना आसान न था। तबीयत तो उसकी तीनों बच्चियों की मर्तबा भी खराब रही। पूरे महीने उल्टियां जान नहीं छोड़ रही थी। मगर इस मर्तबा तो जैसे जिस्म में जान ही ना रही। वो तो जैसे उठने तक से मोहताज हो गई थी। घर के काम तो जैसे तैसे बच्चियां कर लेती, मगर सिलाई कढ़ाई और फिर खेत का काम वो बेचारी बौखला कर रह गई। ऊपर से अफजल का कुछ अता पता ना था। उस रात के बाद तो जैसे वो भूल ही गया था कि उसके कोई बीवी बच्चे भी हैं। तू फिक्र ना कर भाभी, उसकी नंद अमीरा उसे तसल्ली देती। मैं तुझे शहर के किसी अच्छे अस्पताल में लेकर चलूंगी। किसी बड़ी डॉक्टरनी से तुझे दवा लेकर दूंगी। लगता है इस बार तुझे अल्लाह बेटा ही देगा। ये सोचकर वो सब तकलीफें भूलकर मुस्कुराने लगती। अमीरा उसको शहर तो ना ले जा सकी, मगर बाकायदगी से एक बड़ी रकम उसके हाथ में दबा देती। तो नाजो शर्मिंदा हो जाती और कहती, ऐसे ना कर अमीरा, मैं तेरा एहसान का बदला कैसे उतारूंगी? तो वो कहती, ले भाभी, इसमें क्या है? मुझे नहीं पता कि मेरा भाई तुझे कितना तंग करता है। महीनों तक तेरी खबर नहीं लेता। ये तो मेरा फर्ज है, वरना अब्बा जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। अमीरा आंखों में आंसू भर लाती। मजबूरन नाजो वो मदद ले लेती, क्योंकि इन दिनों उससे बिल्कुल ऊपर के काम नहीं हो रहे थे। उसका जिस्म बेहद भारी हो गया था। वो तो जैसे चलने फिरने से मोहताज होकर रह गई। इस मर्तबा कहीं जुड़वा तो नहीं। उसके बड़े हुए पेट को देखकर औरतें तबसरा करने लगती। घसीट घसीट कर आखिरकार ये वक्त गुजर ही गया, और बिल आखिर वो घड़ी आन पहुंची। अमीरा हस्बे प्रोग्राम उसके पास ही ठहरी थी। दर्द शुरू होने पर अस्मा घबरा कर खैरन दाई को बुला लाई, मगर सारी रात और फिर आधा दिन गुजर गया। नाजो दर्द से निढाल होती रही। दाई कोशिश करके थक गई, मगर सब कोशिशें बेकार। कहने लगी, इसे शहर ले जाना पड़ेगा, शायद ऑपरेशन करना पड़े। दर्द से तड़पती नाजो और परेशान हो गई। शहर तो यहाँ से बहुत दूर है, इतना खर्चा, और फिर पीछे अकेले बच्चियों को छोड़कर कैसे? या अल्लाह तू मेरी मदद कर। नाजो ने दिल से दुआ की, और फिर शुक्र है दाई खैरन की फातिहाना आवाज सुनाई दी, मुबारक हो, बेटा हुआ है। अमीरा खुशी से बेहाल कमरे में दाखिल हुई। मुबारक हो बाबी, मैं ना कहती थी कि इस मर्तबा खुदा ने तेरी गोद में बेटा ही डालना है। उसने बेहाल पड़ी नाजो से कहा। उसकी नजर बच्चे पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। माशाल्लाह, इतना सेहतमंद बच्चा। वो हैरान रह गई। हैरान तो नाजो भी थी। इतना सेहतमंद बच्चा उसने तमाम जिंदगी में पहली बार देखा था। जब ही तो इतनी मुश्किल हुई, दाई खैरन ने भी सोचा। उसके तो वो कपड़े भी नहीं आएंगे भाभी जो हमने तैयार कर रखे हैं। बच्चे के नहाने के लिए गर्म पानी तैयार किया गया। अमीरा और खैरन ने एहतियात से बच्चे को गोद में लिया। उसने आंखें खोल ली
चंद घंटों के बच्चे की आंखों में न जाने क्या था कि दोनों हैरत से सुन हो गईं। हैरत ज़दा तो नाजो भी थी। जब तक मस्जिद से चाचा करमदीन को बुलवाया गया ताकि वो बच्चे के कान में अजान दे। बच्चा कद में कुछ और बड़ा हो चुका था और आधी चारपाई घेरे हुए था। चाचा करमदीन ने आकर पहले नाजो को दुआएं दी, फिर बच्चे को बुलवाया। एक दिन के बच्चे को देखकर उनकी आंखें हैरत से फटने लगीं। उन्होंने खुद पर मुश्किल से काबू किया और अजान देना शुरू की। और जो बच्चा पैदा होने के बाद एक मर्तबा भी नहीं रोया था, भयानक आवाजें निकालने लगा जैसे रो रहा हो। शाम को मगरिब की नमाज से फारिग होते ही चाचा करमदीन ने पास वाले गांव का रुख किया जहां उनके एक बुजुर्ग थे। उनके दिमाग में उनके बचपन की सुनी हुई चंद कहानियां दौड़ रही थीं, जिनसे गांव की एक औरत ने जिन के बच्चे को जन्म दिया था। चाचा करमदीन के बुजुर्ग इमाम बख्श वैसे तो बहुत ज़ईफ थे, मगर उनकी यादाश्त बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रही थी। बहुत पुरानी बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की। मैं उस वक्त कोई 11 साल का था। इमाम बख्श ने सोचते हुए कहा, हमारे गांव में एक औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो कद में आम बच्चों से बहुत बड़ा था और दिन ब दिन वो बहुत बड़ा होता चला गया। 8-10 दिन में वो दीवार तक पहुंच गया। उसने अपनी माँ को गला दबाकर मार डाला था। क्या 10 दिन के बच्चे ने? चाचा करमदीन हैरान रह गया। वो बच्चा नहीं बल्कि बदरू था। इमाम बख्श ने जवाब दिया, अगर उसको खत्म ना करते तो वो पूरे गांव को मार डालता। क्या आपने उसको खत्म कर दिया? जी हाँ, हमने उसको दफन कर दिया था। वो 10 रोज का बच्चा किसी के हाथ नहीं आ रहा था। वो बला थी या कोई शैतान। वापसी का रास्ता चाचा करमदीन ने सोचों में गर्क तय किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बच्चा कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा जरूर है, मगर इंसान ही है। जरूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सच हो। इमाम बख्श ने जैसे खुद को तसल्ली दी। गांव पहुंचकर उसने सोचा कि नाजो के घर चक्कर लगाता चलूं। छोटे से गांव में सब लोग एक दूसरे के रिश्तेदार ही होते हैं, करीब के या दूर के, सबके दिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मगर उसका वहम ना था। 3-4 दिन का बच्चा चारपाई पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था। घर की औरतें जोर से चीख रही थीं। करमदीन के अंदर दाखिल होते ही बच्चे ने हंसना बंद करके करमदीन को घूरना शुरू कर दिया। फिर इतनी तेज मकरू आवाज निकाली जैसे कि उसको खबरदार कर रहा हो। नाजो, अमीना, मेरी बात सुनो। इमाम बख्श ने दोनों को पुकार कर कहा, ये इंसान नहीं है, ये किसी और मखलूक की औलाद है। अगर ये जिंदा रहा तो पूरे गांव को खा जाएगा। करमदीन ने कहा, दिल बड़ा कर नाजो बेटी, मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। क्या? नाजो का दिल डूबने लगा। क्या वो उसके बच्चे को मार डालेंगे? मगर जब उसकी नजर बच्चे पर पड़ी तो वो 3-4 दिन का बच्चा चारपाई के बराबर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में इंतहाई भयानक आवाजें निकाल रहा था। नाजो चीखती हुई कमरे से बाहर निकल गई। जब गांव के मर्द चाचा करमदीन की हमराही में अल्लाह अकबर पुकारते हुए घर में दाखिल हुए तो किसी खौफनाक सूरत-ए-हाल से निपटने की जरूरत ना पेश आई, क्योंकि वो बच्चा पहले ही दुनिया से कूच कर चुका था। गांव वालों का मुश्तरका बयान था कि घर से कब्रिस्तान तक पहुंचने तक बच्चा कद और वजन में कई गुना बड़ा हो चुका था। नाजो पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी। इतना मुश्किल अरसा उसने किसी अच्छी उम्मीद पर गुजार दिया था। मगर हौसला करो भाभी, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। उसकी नंद ने उसको हौसला दिया। नाजो खाली खाली आंखों से उसे घूर कर रह गई। अब क्या अच्छा होना है। अफजल का उस रात के बाद कुछ अता पता ना था। नाजो ने अनवर से कहा कि अपने भाई का कोई पता करके मुझे फोन नंबर ला दो। उसको तो मालूम ही नहीं कि हम पर क्या क़यामत गुजर पड़ी है। अनवर गड़बड़ा गया। फोन नंबर तो मैं पता करता हूँ, क्या बताऊं भाभी आपको। उसका भाई सोच कर रह गया। कोई आज की बात नहीं, 2-2.5 साल पहले उसने अफजल से सख्त लड़ाई के बाद हर तरह का रिश्ता खत्म करने की ठान ली थी। यानी अफजल अपने भाई से भी लड़ चुका था। इधर उधर से खबरें सुनने के बाद उसने अफजल से खुद बात करने का इरादा किया। उसकी मिल में पहुंच गया, मगर वहां की सूरत-ए-हाल होश उड़ा देने वाली थी।
अफजल अपनी दूसरी बीवी और बच्चे के साथ इत्मीनान से जिंदगी गुजार रहा था। अनवर के पूछने पर उसने हतमी अंदाज में बताया कि वो नाज़नीन के साथ बिल्कुल खुश नहीं है और वो शादी सिर्फ उसके बुजुर्गों का फैसला था, इसलिए उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है। खुदा ने उसे बेटा भी दे दिया है। अब नाज़नीन या उसकी बेटियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अनवर ने उसको बहुत समझाया कि बेशक वो दूसरी शादी कर ले, मगर नाज़ो और उसकी बेटियों का ख्याल भी रखे, वो उसकी औलाद है। मगर अफजल किसी सूरत राजी नहीं था। अफजल ने भाई से कहा कि तू नाज़नीन को बता दे कि मेरा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरा इंतजार ना करे, मेरा तेरे साथ भी जीने मरने का रिश्ता खत्म। अफजल ने ये कहा तो अनवर गुस्से में भरा ये कहकर चला आया और इतने अरसे में उसका अफजल के साथ अब कोई राब्ता नहीं था। जब उसको अपनी बीवी की ज़बानी मालूम हुआ कि अफजल पिछले दिनों गांव अपने घर आया था और उसके आने के बाद नाज़ो उम्मीद से हो गई, तो उसको बड़ी खुशी हुई और उसने सोचा कि शायद अब भाई सुधर जाए। उसने दिल से दुआ की, इसलिए उसने किसी को अफजल की दूसरी शादी के बारे में नहीं बताया था कि शायद मेरा भाई उस भूले की तरह है जो शाम को लौट आया। मगर अब भाभी को क्या बताऊं कि अफजल ने वहां पर शादी कर रखी है। जरूरी नहीं कि अफजल के इल्म में हो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका बेटा यहाँ भी हो गया। उसने अपनी डायरी से अफजल की मिल का फोन नंबर निकाला और नाज़ो को दे दिया। अनवर के घर फोन लग चुका था। नाज़ो ने उसके घर से फोन मिलाया और बात की। नाज़ो ने धड़कते दिल से कहा हेलो। राब्ता मिलने पर उसने कहा कि मुझे अफजल से बात करनी है। अफजल हुसैन। दूसरी आवाज में शदीद हैरानी आ गई। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं। नाज़ो न जाने क्यों बोलते बोलते शर्मा गई। वो ये बताने से शर्मा रही थी कि मैं उसके घर से उसकी बीवी बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से पूछा गया आपको इतला नहीं पहुंची? कैसी इतला? नाज़ो को घबराहट होने लगी। देखें जी, अफजल साहब का तो 1.5 साल पहले इंतकाल हो गया था अचानक। नाज़ो को ऐसा महसूस हुआ जैसे छत उस पर आन गिरी हो। उनका शायद हार्ट फेल हो गया था, बैठे बैठे ही खत्म हो गए। उनकी बीवी अपने भाई के साथ उनकी डेड बॉडी ले गई थी, मगर क्या उन्होंने गांव में आपको इतला नहीं दी? डेड बॉडी? नाज़ो फोन कान से लगाए बैठी पत्थर का बुत बन गई। दूसरी तरफ से राब्ता कट चुका था, मगर जैसे कमरे की हर चीज सिर्फ इन 2 लफ्जों की गर्दान कर रही थी, उनकी मिसेज, उनकी डेड बॉडी। फिर अचानक उसके कानों में आवाज गूंजी, 1.5 साल पहले अचानक उनका हार्ट फेल हो गया था। अगर 1.5 साल पहले अफजल मर चुका था तो 10 महीने पहले उस रात वो कौन था? नाज़ो को चक्कर आने लगे। अमीरा के वसी सहन में लगे बेशुमार दरख्त सर जोड़े आपस में सरगोशियां कर रहे थे। वो कौन था? और फिर उसके नतीजे में पैदा होने वाला वो शैतान। नाज़नीन ने खड़े होने की कोशिश की, मगर चक्कर खाकर गिर पड़ी। इस राज ने उसके सर पर हैरतों के पहाड़ तोड़ दिए थे कि वो कौन था जिसकी बदौलत वो उम्मीद से हुई और उसके यहाँ वो शैतान बेटा पैदा हुआ। हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।